Greetings, students. Welcome back to our YouTube channel, Nagin Best Digital Learning. Today, we will discuss a topic that is called elementary description of current flowing through a conductor. That is the concept of resistance. किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक रैंडम थर्मल मोशन में होते हैं। किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर की वजह से रैंडम थर्मल मोशन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी भी गिवन टाइम पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने एक पर्टिकुलर साइड पे हैं उतने ही दूसरी पर्टिकुलर साइड राइट और लेफ्ट पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने की वजह से साथ ही दे आर वाइब्रेटिंग इन द कंडक्टर, तो वहाँ पर करंट हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बिकॉज करंट एग्जिस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एज यू कैन सी, अगर हम यहाँ पर दो डायग्राम से यहाँ दिखाए गए हैं, डायग्राम ए हमें शो करता है कि रैंडम थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेट करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही डायग्राम बी के अंदर हमने एक यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जो पॉजिटिव एंड है पोटेंशियल डिफरेंस का, उस पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और एक एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं हम। तो एज वी कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, while current will flow from positive terminal to the negative terminal. It is the drift, it is the movement of electrons basically which constitutes electric current. Basically, when electrons get drifted towards the positive end under the pressure of a potential difference, only then we can say that electric current will be constituted in the wire. And during this drift, we cannot say that electrons will always come in a straight line. Electrons will move like this, a zigzag path they will cover, and then electron will come to the particular end. ऐसा करते हुए जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट सफ़र कर रहे होंगे तो वो अपने आसपास के आयंस और एटम के साथ कोलाइड करते हैं किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर। दीज कोलिजन ऑब्स्ट्रक्ट द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलते हुए कोलिजन होता है तो उस पर्टिकुलर कोलिजन के बाद एक इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जो समय लगता है या जो उसकी एनर्जी है वो वहाँ डिस्टर्ब होती है, इस पर्टिकुलर ड्रिफ्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो जितनी एनर्जी का लॉस वहाँ एक पर्टिकुलर एटम या आयन के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके करता है, वही उस पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। इट इज़ ओवरऑल नॉट फॉर अ पर्टिकुलर, वी कांट से कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब का एवरेज जो ऑब्स्ट्रक्शन सामने आएगा वही उनका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। देयर आर
few points that are worth mentioning because the above description of current flow through a conductor is oversimplified. The speed of electron in their random thermal motion is 10 raised to the power 5 मीटर पर सेकेंड. जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ रैंडम मोशन में होते हुए, तो वो जो स्पीड होती है वो 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है. ये तब की स्पीड है जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया होता है और इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एंड से मूव करने लगते हैं विद इन द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर ही रैंडम थर्मल मोशन एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन जैसे ही हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो एवरेज स्पीड हमारे पास सामने आती है दैट इज 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड. एंड इट शुड बी नोटेड दैट द ड्रिफ्ट स्पीड डिटरमाइंस ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ करंट. जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पर करंट कंस्टिट्यूट करेगा. नोट द स्पीड विथ विच करंट ट्रेवल्स. ड्रिफ्ट स्पीड वो स्पीड नहीं होती है जिस स्पीड के साथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. ड्रिफ्ट स्पीड केवल हमें बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट होने वाला है. The speed of current is equal to the speed of propagation of electromagnetic wave through a conductor, which is nearly equals to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. And it is due to the reason that a bulb lights up immediately when it is switched on, and if the source of electric supply is even far away from it. इसी पर्टिकुलर स्पीड की वजह से जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब को, तुरंत वो ग्लो करने लगता है, भले ही जो सप्लाई सोर्स है वो उससे कितने भी दूर रखा हुआ हो. मीन्स इस ओवरऑल डिस्क्रिप्शन से एक चीज़ निकल कर सामने आई कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का बेसिक फंडा क्या है. व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो एक बेसिक फंडा है वो एक बेसिक फंडा ये है कि जैसे ही हम किसी भी वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटालिक कंडक्टर के अंदर एटम या आयन के साथ कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो ओवरऑल एक ऑब्स्ट्रक्शन सफ़र करते हैं, जिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें करंट में थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस. नाउ देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड आफ्टर रीडिंग दिस. नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज द कंडीशन एक्चुअली which determines the direction of flow of charge. Electric potential actually it is a condition जो हमें ये बताएगी कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा. सपोज वी हैव वन चार्ज प्लस 7 कूलम एंड अनदर चार्ज 2 कूलम. तो जब किसी भी वायर के थ्रू इन दोनों चार्जेस को हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हमेशा हायर से लोअर वैल्यू की तरफ फ्लो करेगा. मीन्स 7 कूलम टू 2 कूलम. एंड दिस हैपन्स ओनली ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल. सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज बेसिकली नोन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to another. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली हम अमाउंट ऑफ वर्क डन ही कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए किया जाता है. एंड फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. V इज इक्वल्स टू W
divided by Q. A continuous and conducting path between the terminals of a source of electricity, such as a cell, battery, or an AC power supply, is called electric circuit. एक ऐसा पर्टिकुलर पाथ जिस पर्टिकुलर पाथ में जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे हों उन सब के अंदर से एक पर्टिकुलर मैनर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. पॉइंट नंबर 4, in order to set the electrons in motion in an electric circuit. Suppose we have a fully loaded electric circuit and we want that electron should move in the circuit, then we need any source like a cell, a battery, which maintains the necessary potential difference in the circuit. Now, the point number 5 states that the Ohm's law, V is equals to IR or R into I, and from this value we can say that R is known as resistance, whose unit is ohm. Electrical resistance arises only due to obstruction offered to the electron flow by atoms or ions. Because इलेक्ट्रॉन तो जो है किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर वो फ्लो करना चाह रहा है, लेकिन उसके रास्ते में जो ये ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, किनकी वजह से आते हैं ऑब्स्ट्रक्शन आने का मेन कारण है कि एक इलेक्ट्रॉन कभी भी सीधा सीधा चल के बाहर नहीं निकलता. वो जो कोलाइड करके बाहर निकलता है एटम और आयन से, तो वो एटम और आयन उस वक्त उसके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं. Now, let us discuss problem first. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt? How much work is to be done? कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा? We have given charge that is 2 coulomb. We have given potential difference that is 12 volt, and moreover we have to find out work done. Then there is a formula which relates work done, charge and potential. W is equals to Q into V, and as we know that the standard unit of charge is coulomb and the standard unit of potential difference is volt, so there is no need to convert the values. The values are already given in the standard unit, and 12 into 2 it will becomes 24 joule. A work done of 24 joule is required in moving a charge of 2 coulomb through a potential difference of 12 volt. Now, problem second is calculate the potential difference required across a conductor of resistance 5 ohm to make a current of 1.5 ampere flow through it. We have to find out potential difference, that is V, and resistance is given this time 5 ohm, and electric current is also given, which is 1.5 ampere. As we already know, we have a particular formula for such type of questions, that is basically comes from Ohm's law, V is equals to IR. From that particular formula we will apply V is equals to IR, and it will becomes 7.5 volt. Now, problem third, a torch bulb when cold has 1 ohm resistance. It means when electric current is not flowing through a torch bulb, that is called cold.
On that particular time, the resistance is 1 ohm. It draws a current of 0.3 ampere. Okay, the rating of current is given 0.3 ampere when glowing from a source of 3 volt. Potential difference is also given 3 volt. We have to find out, calculate the resistance of the bulb when glowing and explain the reason for the difference in the resistance. We have to find out the resistance and we have also tell about the reason of difference in the resistance. See, potential difference is given first of all 3 volt. We have written it here. Then the current through the bulb when glowing is 0.3 ampere. Further, the resistance of the bulb when glowing. We have V, we have I, we can calculate the value of resistance. It will becomes 10 ohm. This 10 ohm is the resistance when the bulb is glowing, and 1 ohm is the resistance given when the bulb is not glowing. So we can say that the resistance of the filament of a bulb increases from 1 ohm when cold to 10 ohm when it becomes hot. And this happens because the bulb is in working condition or in glowing condition. Now let's move on the problem number 4, and it is, how much current will an electric bulb draw from a source of 220 volt line if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. In the very first part of problem 4, it is asked how much current. We have to find out current. We have given a potential difference 220 volt and the value of resistance, that is 1200 ohm. So simply we can write I is equals to V divided by R. It will becomes 220 divided by 1200 and it will becomes 0.18 ampere. Now come to part number 2 of question 4 or problem 4. How much current will an electric heater draw from a 220 volt source if the resistance of the coil is 100 ohm? This time the resistance is given as 100 ohm and potential is given as 220 volt. We have to find out the value of current. The same formula as in case 1, I is equals to V divided by R. It will becomes 220 divided by 100, that is 2.2 ampere. This formula is from Ohm's law, as we have discussed this formula earlier. Now the problem 5th is, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. This time potential difference between the two terminals of a heater is given 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? See, in this particular question, we have to find out firstly the resistance of electric heater, because there is a particular value that never changes whenever the electric heater is operated at any potential difference, and that fixed value is known as resistance. So as we have given V and I is given as 4 ampere, V is given as 60 volt, so R becomes 15 ohm.
15 ohm is the value of resistance, then the changed potential difference is 220 volt, and the value of current will also changes. I is equal to V divided by R. This time V becomes 120 volt and R becomes 15 ohm. Now the current will becomes, new value of electric current is 8 ampere. It is also given R remains same whenever we will try to operate an electric heater, electric bulb, or any device to any potential difference. There remains a constant value called electric resistance. It never changes. Once it is decided by the manufacturers, it remains the same. It never changes, never alter. Now, from the exam point of view, to understand the concept of resistance, our next topic is factors on which the resistance of a conductor depends. We can call resistivity or specific resistance will also be included in the same topic. See, we have understood that the resistance of any conductor is directly proportional to the length of a conductor. As the length of a conductor increases, the resistance will also increases in the same ratio. From here, we can say that resistance is directly proportional to the length of conductor. The very first factor is length of conductor. Resistance is directly proportional to the length of conductor. As much the length increases in the same ratio, resistance also increases, and if the length of the conductor decreases in the same ratio, resistance decreases. Now, in the second factor, we can say that for a given wire, the resistance is inversely proportional to its cross sectional area. If the cross sectional area of any wire increases, the resistance of that particular wire decreases. And if the cross sectional area decreases, then the resistance increases. Suppose I am saying that the cross sectional area of a wire is increased from A to 2A. It is increased by a factor of 2. Then the resistance will be decreased by a factor of 1 by 2, because resistance is inversely proportional to the surface area or cross sectional area. Now, from point first and point second, we can write R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area. For both particular value, we can write R is equals to rho L divided by A. There is a new term called rho. This is the symbol called rho. It is a constant of proportionality which is known as specific resistance or resistivity of a conductor. And we have to keep in mind resistivity depends on the nature of material of conductor and also on the temperature. Like resistance, it does not depends on the dimensions. In equation third, as you can see,
there entered a quantity called rho on account of observation. It is found that by changing the nature of the material, even when its length and cross sectional area both remain same, the resistance changes.